डायूरेटिक्स पार्ट 4, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। हमने प्रीवियस 3 पार्ट्स में ये देखा कि सोडियम क्लोराइड का रीएब्सॉर्प्शन प्रिवेंट करके, सोडियम का लॉस करके इनटू द यूरिन, डायूरेटिक्स अपना एक्शन एक्सर्ट करते हैं, यूरिन आउटपुट इंक्रीज करते हैं। तो ये जो कैटेगरी है इसके ड्रग्स भी वही करते हैं, सोडियम क्लोराइड का रीएब्सॉर्प्शन प्रिवेंट करते हैं। लेकिन जो दूसरे डायूरेटिक्स है वो जब सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन प्रिवेंट करते हैं, सोडियम का लॉस करते हैं इनटू द यूरिन, उसके साथ साथ पोटेशियम का लॉस भी होता है बाकी डायूरेटिक्स के साथ। और इसलिए शायद ये कैटेगरी इन्वेंट हुई कि जिसमें सोडियम रीएब्सॉर्प्शन प्रिवेंट होगा लेकिन पोटेशियम का लॉस नहीं होगा, पोटेशियम विल बी स्पेयर्ड, और इसलिए इसका नाम पड़ा पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। तो इसे देखने के पहले फिजियोलॉजी के 2 प्रिंसिपल्स याद दिलाना चाहूंगा। एक, डिफ्यूजन ऑफ आयंस। हमें पता है डिफ्यूजन ऑफ आयंस ऑकर्स बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट आयन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। लेकिन डिफ्यूजन ऑल्सो ऑकर्स बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर अनायंस, बहुत सारे अनायंस एक तरफ लाइंड अप है और दूसरी तरफ कम नंबर है अनायंस का, तो क्लोराइड जो एक अनायन है वो हाई नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस टू लो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस की तरफ डिफ्यूज करता है। ये हो गया डिफ्यूजन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। या फिर एक कैटायन लाइक पोटेशियम विल डिफ्यूज टुवर्ड द हाई नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। पोटेशियम एक कैटायन है, वो पुल होगा या फोर्स होगा, डिफ्यूज होगा टुवर्ड्स द हाई नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ये एक बात याद रखनी होगी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। और दूसरी बात जो कि हमें पहले से पता ही है कि जहां पर भी सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है वहां पर इलेक्ट्रोजेनिक है, मतलब वो पंप इलेक्ट्रोजेनिक है और वो नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करता है। कैसे? देखो, 3 सोडियम आयंस को वो एक तरफ भेज देता है, सेल के बाहर भेजता है, और 2 ही पोटेशियम आयंस को सेल के अंदर ला रहा है। इसका मतलब मेम्ब्रेन के इस तरफ पॉजिटिव चार्जेस कम 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 होते जाएंगे, और इसका मतलब रिलेटिवली नेगेटिव चार्जेस एक्सेस होते जाएंगे। दिस इज द इलेक्ट्रोजेनिसिटी ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप। जहां पर भी ये काम करेगा वहां पर एक तरफ नेगेटिव चार्जेस एक्सेस होते जाएंगे। तो ये सब देखने के बाद अब हम देखेंगे पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के बारे में। इसका साइट ऑफ एक्शन है कलेक्टिंग डक्ट, और इसलिए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे विद द कलेक्टिंग डक्ट कि यहां पर क्या चीजें हो रही है। तो सबसे पहली बात, ओनली 2 to 5% of the filtered sodium chloride is reabsorbed from the collecting duct. Point number 1. अब ये हमें क्यों जानना है? तो क्वांटिटेटिवली स्पीकिंग अलग अलग पार्ट से अलग अलग परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड रीएब्सॉर्ब हो रहा है। जैसे कि थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में 20 to 25% रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है सोडियम क्लोराइड का, डीसीटी में 10%, और यहां पर कलेक्टिंग डक्ट में सिर्फ 2 to 5%, जहां पे अपने पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स एक्ट करने वाले हैं। तो क्वांटिटेटिवली ये कम लगेगा, क्योंकि जितना ज्यादा सोडियम क्लोराइड रीएब्सॉर्प्शन होगा उतना डायूरेटिक की एक्शन भी ज्यादा एफिकेशियस होगी, वो उतना सब पूरा ब्लॉक कर सकता है, और उतना नाइट्रियूरेसिस ज्यादा और डायूरेसिस ज्यादा होगा। ये बात सही है कुछ हद तक है, और इसीलिए लूप ऑफ हेनले में जो काम कर रहे हैं लूप डायूरेटिक्स वो ज़्यादा एफिकेशियस भी है, क्योंकि वो लार्जर अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड को ब्लॉक कर रहे हैं। यहाँ तक ठीक है, लेकिन वो 2 डायूरेटिक्स कैटेगरीज और पोटेशियम स्पेयरिंग में एक क्वालिटेटिव फर्क है, वो समझने की ज़रूरत है। ये जो लूप डायूरेटिक्स है और थायजाइड डायूरेटिक्स है, ये ज्यादा अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड को रीएब्सॉर्ब होने से रोक रहे हैं, रीएब्सॉर्प्शन ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन सोडियम क्लोराइड यहां ब्लॉक हो गया उसका रीएब्सॉर्प्शन, तो वो आगे चला जाएगा
और कलेक्टिंग डक्ट के पास आएगा, तो आगे के सेगमेंट्स में से सोडियम रीएब्सॉर्प्शन, सोडियम क्लोराइड रीएब्सॉर्प्शन हो सकता है। और इसलिए ये दो जो डायूरेटिक्स काम कर रहे हैं, लूप डायूरेटिक और थायाजाइड्स, they are not the final determinants, final deciders of how much sodium will be finally excreted into the urine, क्योंकि ये यहां ब्लॉक करेंगे तो आगे चल के वो रीएब्सॉर्ब होने वाला है, तो फाइनल डिटर्मिनेंट्स नहीं है ये। जबकि हमारा ये जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स का साइट है, कलेक्टिंग डक्ट, भले वहां पे सिर्फ 2 to 5% सोडियम क्लोराइड रीएब्सॉर्प्शन होता है जिसको ये ब्लॉक करते हैं, लेकिन दिस इज द फाइनल साइट ऑफ सोडियम क्लोराइड रीएब्सॉर्प्शन। यानी ये जितना ब्लॉक करेंगे, जितना सोडियम क्लोराइड रीएब्सॉर्प्शन यहां ब्लॉक करेंगे हमारे ये डायूरेटिक्स, उतना सारा का सारा सोडियम क्लोराइड यूरिन में आने वाला है फाइनली। इसके आगे कुछ नहीं है रीएब्सॉर्प्शन के लिए, ये फाइनल साइट है। तो ये एक क्वालिटेटिव डिफरेंस है बिटवीन दोज टू एंड दिस वन, कि भाई ये फाइनल डिटर्मिनेंट है कि एक्चुअली में फाइनली सोडियम कितना एक्सक्रीट होगा इनटू द यूरिन। तो ये एक बात हो गई जो डिफरेंशिएट करती है। दूसरा, कलेक्टिंग डक्ट में और क्या क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट में की एक्शंस की वजह से प्लाज्मा वॉल्यूम डिटरमाइन होता है जी। ये डायूरेटिक एक्शन करेगा और उसके भी पहले रादर कलेक्टिंग डक्ट में वाटर रीएब्सॉर्प्शन भी हो सकता है या वाटर रीएब्सॉर्प्शन नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एडीएच एक्शन एटसेट्रा। और इसलिए यूरिन का आउटपुट और प्लाज्मा का वॉल्यूम यहां पे डिसाइड होता है इन द कलेक्टिंग डक्ट। हम बाद में देखेंगे कि कैसे पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स वर्क करते हैं। और तीसरा, ऑस्मोलैरिटी ऑफ द प्लाज्मा इज डिटरमाइंड इन द कलेक्टिंग डक्ट। यहां पे से क्योंकि वाटर का रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है फाइनल, तो इसलिए प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी और उसकी वजह से प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी भी यहां पे डिसाइड होती है इन द कलेक्टिंग डक्ट। तो ये कलेक्टिंग डक्ट की कुछ खासियत है जो हमें जाननी पड़ती है बिफोर वी टॉक अबाउट द पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। इसके अलावा देयर इज एक्शन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, अल्डोस्टेरॉन यहां पे एक्ट करता है, तो उसका भी कुछ एक इफेक्ट होने वाला है ऑन आवर पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के एक्शन के ऊपर। और पोटेशियम का सिक्रीशन होता है, तो पोटेशियम का सिक्रीशन और पोटेशियम का लॉस इनटू द यूरिन, ये एक चीज होती है इन द कलेक्टिंग डक्ट विच इज द बेसिस फॉर डायूरेटिक इंड्यूस्ड पोटेशियम चेंजेस। जो दूसरे डायूरेटिक्स है और उनकी वजह से जो पोटेशियम लॉस होता है इनटू द यूरिन, उसका बेसिस यहां पे जुड़ा हुआ है कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये था अबाउट द कलेक्टिंग डक्ट। अब डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअली कलेक्टिंग डक्ट में क्या फिजियोलॉजी हो रही है, कैसे आयंस मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो दो सेल्स जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, एक है प्रिंसिपल सेल और दूसरी है इंटरकैलेटेड सेल। उसके आगे ये डायग्रामेटिकली है आगे, मतलब फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। प्रिंसिपल सेल रीएब्सॉर्ब्स सोडियम एंड सिक्रीट्स पोटेशियम, और फिर ये जो पोटेशियम सिक्रीट हुआ है वो आगे चल के इंटरकैलेटेड सेल से रीएब्सॉर्ब होगा और उसके एवज में हाइड्रोजन आयन विल बी सिक्रीटेड एंड हाइड्रोजन कैन बी इवन लॉस्ट इनटू द यूरिन। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है कि आयोनिक मूवमेंट इस तरह से चल रही है। अब कुछ बातें जो और समझने लायक है। सबसे पहले तो ये कैसे मूवमेंट हो रही है। सोडियम जो है अपाइकल मेम्ब्रेन में एक चैनल है, एपिथेलियल सोडियम चैनल, ENaC। इसके जरिए सोडियम सेल के अंदर जाता है और फिर ये बाकी का तो आपको पार्ट पता ही है, बेसोलैटरल साइड में, बेसोलैटरल मेम्ब्रेन में कौन है? अपना सोडियम पोटेशियम पंप। तो वो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो सोडियम को सेल के अंदर से निकाल के बाहर भेज देता है इंटरस्टिशियम में और फाइनली ब्लड वेसल में चला जाता है। तो इस तरीके से सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन 2 स्टेप प्रोसेस जैसा बाकी जगह पर भी है। और पोटेशियम का सिक्रीशन इनटू द ल्यूमेन, ये कैसे हो रहा है? देखो, पोटेशियम
मतलब सोडियम पोटेशियम पंप की एक्शन से पोटेशियम जो है वो बाहर से सेल के अंदर आया और फिर यहां से वो अपाइकल मेम्ब्रेन के थ्रू इट विल कम इनटू द ल्यूमेन। अपाइकल मेम्ब्रेन में कौन सा ट्रांसपोर्टर है, इसका नाम एक्चुअली लूप ऑफ हेनले में बताना रह गया, तो आप यहां पे इसको जान सकते हैं, रॉम के चैनल, रीनल आउटर मेडुलरी पोटेशियम चैनल। तो इस रॉम के चैनल के जरिए ये पोटेशियम जो है वो बाहर चला आता है। ये चैनल के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन अगर शॉर्ट में बताए तो एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल की कैटेगरी में ये आता है। और दूसरी बात यह है कि इनवर्ड रेक्टिफाइंग पोटेशियम चैनल्स नाम की कैटेगरी डिस्कवर हुई, तो ये उसका पहला मेंबर था। तो रॉम के चैनल के थ्रू पोटेशियम कम्स आउट। आपको याद होगा लूप ऑफ हेनले में हमने कहा था पोटेशियम साइक्लिंग ऑकर्स, पोटेशियम अंदर जाता है लेकिन फिर तुरंत बाहर भी ट्यूबुलर ल्यूमेन में चला आता है, वहां पर भी इसी चैनल के जरिए वो इट कम्स आउट। तो ये है सोडियम और पोटेशियम का मूवमेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। कुछ और बातें जानते हैं। प्रिंसिपल सेल में आपने नोट किया होगा अभी कि देयर आर नो को ट्रांसपोर्टर्स। देखिए बाकी डायूरेटिक्स जो एक्ट कर रहे हैं वो एनकेसीसी के ऊपर एक्ट कर रहा है, लूप डायूरेटिक। तो एनकेसीसी क्या है, को ट्रांसपोर्टर है, वो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड तीनों को एक दिशा में फेंक रहा है, भेज रहा है। या फिर थायाजाइड डायूरेटिक्स वो एनसीसी के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या है, को ट्रांसपोर्टर है। यहां पर ऐसे कोई को ट्रांसपोर्टर्स नहीं है। तो क्या है, यहां पे सेपरेट आयन चैनल्स है, हर चैनल के लिए, हर आयन के लिए अलग अलग चैनल्स है जिसके थ्रू उनकी मूवमेंट होगी। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अनायंस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस ट्रांसपोर्ट। वहां दूसरे डायूरेटिक्स मतलब एनकेसीसी ट्रांसपोर्टर है या एनसीसी ट्रांसपोर्टर है, वहां पे सोडियम के साथ साथ क्लोराइड भी मूव हो रहा है, अनायन। लेकिन यहां पे वैसा नहीं है, अनायंस आर एक्सक्लूडेड, दे आर नॉट ट्रांसपोर्टेड थ्रू दीज चैनल्स। ये दूसरी बात। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस डिस्कशन का कोर कह लो एक तरीके से, वो ये है कि सोडियम रीएब्सॉर्प्शन प्रिडोमिनेट्स ओवर द पोटेशियम सिक्रीशन। क्यों? सीधी बात है समझने के लिए, ये हम देख भी चुके हैं एक्चुअली कि सोडियम पोटेशियम पंप ये तो इन्वॉल्व है ही। तो सोडियम ज्यादा मतलब 3 सोडियम आयंस को बाहर भेज रहा है और 2 ही पोटेशियम आयंस को अंदर ला रहा है। तो सोडियम की मूवमेंट फॉर रीएब्सॉर्प्शन एंड पोटेशियम की मूवमेंट फॉर सिक्रीशन, इसमें सोडियम की मूवमेंट ऑब्वियसली ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ आयंस ट्रांसपोर्ट कर रहा है पंप, और इसलिए सोडियम मूवमेंट प्रिडोमिनेट्स ओवर पोटेशियम सिक्रीशन। और इसका फॉल आउट क्या होगा हम पहले ही देख चुके हैं, मोर पॉजिटिव चार्जेस आर रीएब्सॉर्ब्ड कंपेयर्ड टू द पॉजिटिव चार्जेस दैट आर सिक्रीटेड। इसका मतलब कि यहां पे ल्यूमेन में पॉजिटिव चार्जेस का डेफिसिट क्रिएट होना शुरू होगा। और पॉजिटिव चार्जेस का डेफिसिट का मतलब क्या, रिलेटिवली एक्सेस नेगेटिव चार्जेस। तो रिलेटिवली एक्सेस नेगेटिव चार्जेस यहां अपाइकल मेम्ब्रेन के बाहर ल्यूमेन में क्रिएट होंगे। इसे कहा गया है ल्यूमेन नेगेटिव पोटेंशियल। हमने देखा था लूप डायूरेटिक्स में कि थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में होता है ल्यूमेन पॉजिटिव पोटेंशियल, यहां पे ल्यूमेन नेगेटिव पोटेंशियल, और इसकी वजह हमने अभी अभी देखी। तो इस तरीके से ल्यूमेन नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, और कितना, टू द ट्यून ऑफ 10 to 50 millivolts, and in the negative 10 to 50 millivolts of in the negative। तो ये क्रिएट होता है। अब इसके 2 फॉलआउट्स है, 2 डिफ्यूजन्स है जो आपको इसकी वजह से हो रहे समझना पड़ेगा। एक तो ये कि क्योंकि निगेटिव चार्जेस एक्सेस है इन द ल्यूमेन, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से क्लोराइड आयंस, क्लोराइड will be reabsorbed, it will diffuse out of the lumen, it will enter the blood but via paracellular pathway। यहां पे कोई चैनल नहीं है ट्रांससेल्युलर पाथवे के लिए, तो पैरासेल्युलर मतलब बिटवीन द 2 cells क्लोराइड विल मूव एंड क्लोराइड विल मूव आउट ऑफ द ल्यूमेन। निगेटिवली चार्ज आयन है और यहां एक्सेस नेगेटिव चार्जेस है। और दूसरा,
क्योंकि ये निगेटिव चार्जेस एक्सेसिवली लाइंड अप है, तो पोटेशियम जैसा कि हमने देखा कैटायन वो ज्यादा पुल होगा टुवर्ड्स द ल्यूमेन, और ये एक पुलिंग फैक्टर होगा फॉर पोटेशियम टू बी पुल्ड आउट इनटू द ल्यूमेन, और पोटेशियम का सिक्रीशन बढ़ता है इन दिस प्लेस। नॉर्मली हम बात कर रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट में कैसे पोटेशियम का सिक्रीशन बढ़ता है। तो याद रखो इस बात को कि जो भी फैक्टर ज्यादा सोडियम यहां डिलीवर करेगा, जैसे कि डायूरेटिक्स एक्टिंग समवेयर एल्स अपस्ट्रीम, यानी थिक असेंडिंग लिम्ब में या डीसीटी में एक्ट करने वाले डायूरेटिक्स, वो क्या करते हैं, वहां सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन ब्लॉक करते हैं। तो इसका मतलब सोडियम फिर यहां पे आएगा, ज्यादा आएगा। अगर ज्यादा सोडियम यहां पे आ गया तो ज्यादा सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन, और उसका मतलब कि ज्यादा ल्यूमेन नेगेटिव पोटेंशियल, और उसका मतलब ज्यादा पोटेशियम का सिक्रीशन एंड लॉस इनटू द यूरिन। तो आपको ये रिलेशनशिप जानना जरूरी है कि सोडियम की डिलीवरी टू दिस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एंड हाउ इट इज लिंक्ड टू द पोटेशियम सिक्रीशन एंड पोटेशियम लॉस इनटू द यूरिन, क्योंकि वो बेसिस है हाइपोकैलेमिया कॉज्ड बाय द अदर टू डायूरेटिक्स। ओके, तो ये हुआ कलेक्टिंग डक्ट में आयंस का मूवमेंट, और हम ये देख चुके हैं कि पोटेशियम रीएब्सॉर्ब करता है और H+ सिक्रीट करता है, करती है इंटरकैलेटेड सेल। तो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लेते हैं। व्हाट वाज द नीड टू डेवलप द पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स? क्यों इनकी जरूरत पड़ी? क्योंकि बाकी जो डायूरेटिक्स है वो क्या कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा रिलेशनशिप बिटवीन सोडियम रीएब्सॉर्प्शन एंड सोडियम डिलीवरी टू दिस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एंड पोटेशियम सिक्रीशन, ये रिलेशनशिप देखो। बाकी डायूरेटिक्स क्या कर रहे हैं, वहां पे दूसरी जगह पे सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन कम कर रहे हैं, तो वो सोडियम जो है वो घूमते घामते यहां पे आएगा कलेक्टिंग डक्ट में, तो यहां पे लोड बढ़ेगा सोडियम रीएब्सॉर्प्शन का, और वो लोड बढ़ा तो उसके एवज में पोटेशियम का सिक्रीशन और पोटेशियम लॉस इनटू द यूरिन होगा। तो वो इनवेरिएबली पोटेशियम लॉस करेंगे, हाइपोकैलेमिया करेंगे, और इसलिए ऐसा कोई डायूरेटिक चाहिए कि जो सोडियम क्लोराइड का रीएब्सॉर्प्शन तो रोकता है, खास करके सोडियम का, लेकिन उसकी वजह से हाइपोकैलेमिया ना हो। तो इसलिए पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, कि सोडियम तो ब्लॉक करते हैं, सोडियम को लॉस इनटू द यूरिन तो करते ही, लेकिन पोटेशियम को लॉस नहीं होने देते, और इसलिए इनका नाम पड़ा पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। सो डायूरेटिक्स दैट एक्ट अपस्ट्रीम, जैसा कि हमने अभी कहा, अपस्ट्रीम ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट, यानी लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, दे इंक्रीज द सोडियम डिलीवरी हियर एंड देयरफॉर दे इंक्रीज द पोटेशियम सिक्रीशन एंड इट्स लॉस इनटू द यूरिन। आई मीन हमने देखा ना, जितना ज्यादा सोडियम रीएब्सॉर्प्शन के लिए आएगा यहां पे, और उतना ज्यादा वो एब्सॉर्ब होता रहेगा, उतना ज्यादा वो ल्यूमेन नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा, और उतना पोटेशियम को पुल करेगा बाहर ट्यूब्यूल में, मतलब ल्यूमेन में। और एक बात नोट करिए, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर सोडियम डिलीवरी इज एसोसिएटेड विद एन अनायन अदर देन क्लोराइड, जैसे कि बाइकार्बोनेट हुआ, ये बात समझने लायक है। सोडियम आएगा यहां पे तो उसके साथ साथ अनायन भी आएगा। अगर वो अनायन क्लोराइड है तो चलिए कोई बात नहीं, क्लोराइड के लिए रीएब्सॉर्प्शन का पाथवे ऑलरेडी है, तो क्लोराइड रीएब्सॉर्ब होगा और फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्लोराइड के अलावा कोई और अनायन आता है, जैसे कि आपको पता है पोटैश अपने कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, उसमें बाइकार्बोनेट इज द अनायन, वो वहां रीएब्सॉर्ब नहीं हो सकता इन द पीसीटी, और वो यहां आता है। तो अगर ऐसा अनायन आया जिसको कि रीडीली यहां से रीएब्सॉर्प्शन के लिए पाथ नहीं है क्लोराइड की तरह, तो क्या होगा, वो अनायन ट्यूबुलर फ्लूइड में यहां पे जमा रहेगा, और अगर वो यहां पे जमा होगा अनायन, तो क्या होगा, ऑलरेडी ये जो ल्यूमेन नेगेटिव पोटेंशियल है उसमें और ज्यादा निगेटिविटी बढ़ जाएगी, इन्हें और ज्यादा वो निगेटिव होगा, राइट। तो ये एक समझने वाली बात है कि कोई डायूरेटिक अगर क्लोराइड के अलावा और किसी अनायन को यहां पे लाता है तो इट विल फर्दर इंक्रीज द ल्यूमेन नेगेटिव पोटेंशियल एंड देयर बाय, आई मीन ल्यूमेन नेगेटिव पोटेंशियल हुआ वो तो एक बात है, लेकिन उसकी वजह से हो क्या रहा है,
पोटेशियम पुल होके बाहर आ रहा है उस नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ और पोटेशियम लॉस हो रहा है। तो ये भी एक एडिशनल इंपॉर्टेंट फैक्टर समझने लायक है। और एक बात नोट करने लायक है कि डायूरेटिक्स आप देते हो जैसे लूप डायूरेटिक्स या थायाजाइड्स, तो क्या होता है, दे कॉज वाटर लॉस इनटू द यूरिन और उस वजह से सर्कुलेटिंग प्लाज्मा वॉल्यूम डिप्लीट होता है। और आपको पता है जब भी ब्लड वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो देयर इज एक्टिवेशन ऑफ RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो अल्डोस्टेरॉन विल कम इनटू एक्शन जब भी ये डायूरेटिक्स दो आप तब। और अल्डोस्टेरॉन का काम क्या है? अल्डोस्टेरॉन फर्दर कॉजेज सोडियम रीएब्सॉर्प्शन। अल्डोस्टेरॉन का काम वही है, सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है वो और पोटेशियम का सिक्रीशन कर देता है। तो अगेन और ये एनहांस हो गया पोटेशियम का सिक्रीशन बाय दोज अदर डायूरेटिक्स। सो ऑल इन ऑल उनकी वजह से पोटेशियम का लॉस होना ही होना है, तय है वो, बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। सो पोटेशियम लॉस करते हैं। दिस इज द बेसिस फॉर डायूरेटिक इंड्यूस्ड पोटेशियम डिप्लीशन, अदर डायूरेटिक्स। और इस वजह से ये न्यू कैटेगरी आ गई बाद में जो कि कहलाती है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। ठीक है, तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक के लाने के पीछे या उसको यूज करने के पीछे इंपॉर्टेंस या बेसिस क्या है उसका, तो ये है, ये डायूरेटिक्स भी सोडियम क्लोराइड का रीएब्सॉर्प्शन रोकने वाले हैं। कहाँ? इन द कलेक्टिंग डक्ट। ओके, लेकिन उसके एवज में जो पोटेशियम लॉस होता था इनटू द यूरिन, वो नहीं होने का इनकी वजह से। ओके, चलो तो आगे देखते हैं। हाँ, हमने ये देखा कि अल्डोस्टेरॉन की एक्शन यहां पे होती है, तो ये कैसे होती है उतना जस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट देख लेते हैं फिजियोलॉजी का। कि अपाइकल मेम्ब्रेन में जैसा कि हमने कहा चैनल है ENaC, एपिथेलियल सोडियम चैनल। तो सोडियम फ्रॉम द ल्यूमेन एंटर्स द लाइनिंग सेल वाया ENaC और बेसोलैटरल साइड पे सोडियम पोटेशियम पंप है। तो ये जो सोडियम अंदर आया उसको अंदर से बाहर निकाल के फाइनली ब्लड में भेजा जाता है। ठीक है, अल्डोस्टेरॉन जो है सोडियम रीएब्सॉर्प्शन कैसे बढ़ाता है? तो वो इन दोनों ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर एक्ट करता है नेचुरली, तभी तो सोडियम रीएब्सॉर्प्शन बढ़ेगा। तो देखो कैसे करता है वो। सोडियम पोटेशियम पंप, aldosterone increases the number of sodium potassium pump on the basolateral membrane. Increases the number का मतलब क्या? न्यू प्रोटीन सिंथेसिस करना पड़ेगा। दिस इज अ कैरियर प्रोटीन, दिस सोडियम पोटेशियम पंप, इट्स अ पंप, इट्स अ प्रोटीन। तो अल्डोस्टेरॉन जो है वो स्टीरॉइड है और उसका न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है, और जिनका भी न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। तो अल्डोस्टेरॉन acts on its receptor over here and it increases or forms the new sodium potassium pumps over here. And plus on the other side, मतलब apical membrane जहां से सोडियम अंदर आने वाला है, अब इसको कैसे वो इंक्रीज करेगा? तो आपको पता होगा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, कोई भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, चैनल हो या कोई दूसरा प्रोटीन हो, उसका एक फिक्स्ड लाइफ साइकिल होता है। यानी वो सिंथेसिस हुआ उसका, फिर वो मेम्ब्रेन में आया, कुछ देर के लिए रहा, उसके बाद वो मेम्ब्रेन से हटाया जाएगा और सेल के अंदर ले जाके उसको डिग्रेड किया जाएगा। अब ये कोई भी मेम्ब्रेन प्रोटीन मेम्ब्रेन से हटाया कैसे जाता है? उसको पहले टैग किया जाता है। कौन टैग करता है? यूबिक्विटिन्स नाम की एक एंजाइम सिस्टम है जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को टैग करती है और फिर वो निकाले जाते हैं मेम्ब्रेन से और सेल के अंदर डिग्रेड होते हैं। अल्डोस्टेरॉन यहां काम करता है, वो ये जो ENaC बने हुए हैं अपाइकल मेम्ब्रेन में, उनको यूबिक्विटिनाइज होने नहीं देता, उनको डीयूबिक्विनेट करता है। डीयूबिक्विनेट मतलब यूबिक्विटिन अटैच नहीं हो सकते, टैग नहीं कर सकते इन ENaC को। इसका मतलब क्या हुआ? वो मेम्ब्रेन से हटाए नहीं जाएंगे और डिग्रेड नहीं होंगे। इसका मतलब कि वो लंबे समय तक मेम्ब्रेन में टिके रहेंगे, उनका फॉर्मेशन भी होगा और वो टिके भी रहेंगे।
तो इस तरीके से इनैक का नंबर भी अपेकल मेम्ब्रेन में बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ अल्डोस्टेरॉन। और इस तरीके से अल्डोस्टेरॉन विल इंक्रीज द सोडियम रीएब्सॉर्प्शन और इसे ब्लॉक करके सोडियम का एक्सक्रीशन इनटू द यूरिन कराया जा सकता है। और यही हमारा आज का डायूरेटिक है, वो ये काम करने वाला है। तो देखते हैं कि ये क्या काम करता है। सबसे पहले तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के दो सब टाइप्स है। एक, इनको कहते हैं अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट्स। तो ये सीधे सीधे अल्डोस्टेरॉन की रिसेप्टर के ऊपर एक्शन को ही ब्लॉक कर देते हैं, तो अल्डोस्टेरॉन की कोई एक्शन नहीं होगी और उस वजह से सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन बंद होगा और सोडियम विल बी लॉस्ट इनटू द यूरिन, नाट्रियूरेसिस, तो उसकी वजह से डायूरेसिस भी। और दूसरा सब टाइप है इनहिबिशन ऑफ द इनैक। भाई पूरे अल्डोस्टेरॉन एक्शन को ब्लॉक करने की जगह पे कुछ ये जो एमाइलोराइड या ट्रायम्टेरिन है, ये सिर्फ वो इनैक जो चैनल है उसके अंदर जाके बैठ जाते हैं, यानी उसको ब्लॉक करते हैं बेसिकली। तो उस वजह से भी सोडियम रीएब्सॉर्प्शन ब्लॉक होगा और सोडियम लॉस होगा इनटू द यूरिन। और इसलिए इनैक को, एपिथेलियल सोडियम चैनल को, समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड अमाइलोराइड सेंसिटिव चैनल। ओके, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगी? प्रिंसिपल सेल में से सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन रोकना। और अब आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि सोडियम रीएब्सॉर्प्शन अगर होता था तो उसकी वजह से ल्यूमेन निगेटिव पोटेंशियल होता था, उसकी वजह से पोटेशियम खींच के चला आता था इनटू द ल्यूमेन और फिर वो वहां से यूरिन में लॉस हो जाता था। ये सारी प्रक्रिया को इन ड्रग्स ने रोक दिया इन द प्रिंसिपल सेल। डिक्रीज सोडियम रीएब्सॉर्प्शन एंड देयरफॉर डिक्रीज पोटेशियम सिक्रीशन इन द कलेक्टिंग डक्ट। हाँ, लेकिन आपको याद होगा हमने क्या कहा था, पोटेशियम सिक्रीशन होने के बाद आगे इंटरकैलेटेड सेल है, तो पोटेशियम वहां से रीएब्सॉर्ब भी होता है और उसके एवज में H+ सिक्रीट भी होता है बाय द इंटरकैलेटेड सेल। तो अगर ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक ये पोटेशियम का सिक्रीशन कम कर रहे हैं तो आगे इंटरकैलेटेड सेल पे जो लोड है पोटेशियम के रीएब्सॉर्प्शन का वो भी कम होगा, और वो कम होगा तो H+ सिक्रीशन भी कम हो जाएगा। और इसका इफेक्ट क्या होगा? H+ विल बी रिटेन्ड इन द बॉडी, और H+ गेटिंग रिटेन्ड इन द बॉडी का मतलब इट विल रिजल्ट इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो याद रखना ये डायूरेटिक्स दे कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस एज द साइड इफेक्ट। इसके अलावा कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स भी अगर आपको याद होगा तो दे कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्यों? क्योंकि वो बाइकार्बोनेट का रीएब्सॉर्प्शन रोकते हैं। तो बाइकार्बोनेट इज लॉस्ट इनटू द यूरिन एंड बाइकार्बोनेट इज एन अल्कली, तो उसके लॉस होने से एसिडोसिस होता है। और फिर फाइनली देखेंगे इंडिकेशंस एंड टॉक्सिसिटी। क्योंकि ये अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट्स है तो दे आर यूज्ड इन द कंडीशन वेयर देयर इज एक्सेस अल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन। एक तो होता है प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरॉनिज्म लाइक कॉन सिंड्रोम, या कभी कोई ट्यूमर्स होते हैं जो एक्टोपिक एसीटेट सिक्रीशन भी करते हैं, यानी ट्यूमर है लंग में और वो वहाँ से एसीटीएच सिक्रीट कर रहा है तो उसको एक्टोपिक एसीटीएच सिक्रीशन कहते हैं। और क्योंकि वहाँ एसीटीएच अभी उसकी वजह से एसीटीएच का सिक्रीशन बढ़ा तो एसीटीएच विल गो टू द एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड और अल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन भी बढ़ाएगा वो। तो ऐसी कंडीशंस हो सकती है जिसमें एक्सेस अल्डोस्टेरॉन, तो वहाँ पे आप अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट्स ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स यूज कर सकते हैं। तो अल्डोस्टेरॉन एक्सेस की वजह से सोडियम और वाटर का रिटेंशन होके और एडिमाटस स्टेट्स वगैरह ये सब जो चीज़ हो सकती है उसे ये अवॉइड कर देगा, प्रिवेंट कर देगा। एंड इवन इन द कंडीशंस ऑफ सेकेंडरी अल्डोस्टेरॉनिज्म, तो मैंने जैसे आपको वैसे तो डायूरेटिक्स जो है वो बाकी चीज़ें जहाँ पे फ्लूइड रिटेंशन है या हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एडिमा स्टेट्स, तो वहाँ पे कोई भी डायूरेटिक यूज़ करते हैं हम, वो भी यूज़ कर मतलब उन कंडीशंस में भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्राइमरीली इंपॉर्टेंट कंडीशंस बता रहा हूँ जिसमें ये स्पेसिफिकली यूज़ होंगे। ऑलराइट, तो सेकेंडरी अल्डोस्टेरॉनिज्म कब होता है? हार्ट फेलियर हुआ, उससे जुड़ा हुआ है अल्डोस्टेरॉनिज्म, या हिपैटिक सिरोसिस हुआ या नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ, उसकी वजह से हाइपर अल्डोस्टेरॉनिज्म है, तो वहाँ पर भी ये अपना पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स कैन बी गिवन। टॉक्सिसिटी में एक तो है हाइपरकैलेमिया,
आई मीन देखो, पोटेशियम का सिक्रीशन तो नेचुरल बात है इन द कलेक्टिंग डक्ट, अगर उसको ब्लॉक किया जा रहा है तो पोटेशियम विल बी रिटेन्ड। ये बात आप समझते हो ना कि भाई पोटेशियम का सिक्रीशन इन द कलेक्टिंग डक्ट इज ए नेचुरल थिंग। अगर उसे ब्लॉक किया तो पोटेशियम इज रिटेन्ड, रिजल्टिंग इन हाइपरकैलेमिया। और हाइपरकैलेमिया भी काफ़ी मतलब डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि वो अरिथमियाज कर सकता है। उसके अलावा हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये हम देख चुके हैं अभी कि भाई पोटेशियम रीएब्सॉर्प्शन को ये कम कर देता है, तो H+ सिक्रीशन को भी कम कर देता है, तो H+ इज रिटेन्ड इन द बॉडी, रिजल्टिंग इन एसिडोसिस। और फाइनली रीनल स्टोन्स और गायनेकोमैस्टिया एक साइड इफेक्ट है जो थोड़ा सा हट के है। ये स्पाइरोनोलैक्टोन जो है गायनेकोमैस्टिया करता है, और भी एक दो ड्रग्स है जो करते हैं, जैसे H2 एंटागोनिस्ट लाइक साइमेटिडिन वगैरह, दे आर नोन टू कॉज दिस साइड इफेक्ट। बट एनीवेज, दिस वाज अबाउट द पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, their mechanism of action and overall physiologic basis of their actions.